जसीमुद्दीन को जसीमुद्दीन बनाया है तो केला बगान के लोगों ने बनाया। मैं तहे दिल से मेहताब आलम बबलू साहब को भी कह रहा था ऊपर आओ। तबरेज यहां पर है, नौशाद यहां पर है, हमारे राजा मोहम्मद शमीम राजा है, नवेद है यहां पर, इमरान बड़े हैं यहां पर, आलम भाई आए हुए राजा बाजार से, ऊपर आइए, परवेज भाई और हमारे सीनियर लीडर आरजू भाई फूल बगान, रिंकू भिक्की, आशिक अंसारी साहब, सलमान शमशाद रहमानी साहब, राजू भाई बहुत पुराने टीम सी के लीडर है, कल्लन जमशेद है, नवाब है, इत्तिसाम है, आशिक अंसारी है, सिराज अंकल है, अल्तमस आरजू, जाहिद असलम को तो ऊपर बुलाया था, जाहिद असलम टार्जन को तो बोला ऊपर बैठो, इसलिए ऊपर में तो तलाश किया। जाहिद असलम जो तृणमूल माइनॉरिटी सेल के जनरल सेक्रेटरी है, अकबर भाई है, सभी लोग हैं। मेरे भोम चचा जो है माशाल्लाह 70 साल उम्र हो गया होगा, बेसी 75 साल उम्र हो गया, हम देख रहे शुरू से बैठे हुए यहाँ। हमारे फारूक साहब हैं, अब्बास है यहाँ पर, मैं सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। नौशाद है, साजिद, वहां मोहम्मद साजिद है वहां पर, अगर किसी का नाम नहीं लेंगे तो माफ कर देना। मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रगुजार हूं और हम सब लोग जो यहां बैठे हैं, जहां तक हमारी आवाज जा रही है इस माइक के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए, और मेरा फेसबुक में लाइव चल रहा है, अगर कोई घर बैठ के लाइव देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। 21 जुलाई हर साल की तरह इस साल भी एक अजीमुस्शान इजलास धर्मतल्ला या यूं कह सकते हैं स्टेटमेंट या टीपू सुल्तान मस्जिद के सामने पिछले 32 वर्षों से हो रहा है और ये 33वां वर्ष है। और क्यों हो रहा है? माशाल्लाह हर साल याद ताजा करते हैं और आप लोग वाकिफ है कि क्यों हम ये यूम शहादत का दिन मनाते हैं। और हमारे लिए यूम शहादत का दिन दो अहम बातें हैं। हमारे मीडिया के भाई यहां पर तस्लीम में सबका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते। मेरी बहन आ जाएगी तो मेरा तो लॉटरी लग गया। ये भी हमें सवाल करते हैं, सवालों पर सवाल, सवालों पर सवाल, यही तो आपकी जीनत है। जिस दिन आप सवाल करना बंद कर दोगे जनाब, तो इस मुल्क में जमहूरियत और डेमोक्रेसी सब खत्म हो जाएगा। हम कहते हैं कि हमारे देश के संविधान के 4 सुतून हैं, पिलर्स हैं, उनमें से एक पिलर आप हो। तो आप ये सवाल करते हो, मेरा इशारा समझ लो, मैं नाम नहीं बोलना चाहता हूं। मैं जब मिशिल में कल चल रहा था तो चलते चलते किसी ने सवाल किया कि यूम शहादत है और ये यूम शहादत को लेकर के शहीदों को याद करना है, मालादान करना बस हो गया। फिर 1 महीने से सारा मगरिबी बंगाल का कोई इलाका, कोई गोशा नहीं है जहां पर होर्डिंग नहीं भरा हुआ 21 तारीख धर्मतल्ला चलो। पूरा मगरिबी बंगाल गोया के 21 जुलाई के रंग में रंग गया है। और जब हमसे सवाल किया जाता है या हम लोगों से सवाल किया जाता है कि शहादत का दिन है, तो फिर मिचिल क्यों, जलसा क्यों? तो याद रखिएगा, वो शहीदों को हम याद करके ये पैगाम देते हैं कि हम तृणमूल कांग्रेस अपने वर्कर को, अपने शहीदों को कभी फरामोश नहीं करते हैं, देखो हर साल याद करते हैं। और दूसरी बात कि जब शहीदों को याद किया जाता है तो एक शपथ ली जाती है, शहीद तुम्हारे अरमानों को हम पूरा करेंगे, शहीद तुम्हारे अधूरे काम को हम पूरा करेंगे। और जब हम आज के मौजूदा सियासी सूरत हाल में खड़े होकर, जो डाइस में हमारे बैठे जिम्मेदारान हैं, आपको खुद नहीं मालूम है आप क्या कर रहे हो, और आप लोग जो 21 जुलाई को जाएंगे आपको एहसास है। मैं कहता हूं कि उनके अधूरे जो काम है उनको पूरा करना है, तब शहीदों को जो है सही सलाखरात दिया की
किस लिए वो शहीद हुए थे? जमहूरियत को बचाने। जमहूरियत में क्या है कि हम अपनी राय खुद देंगे। हमारे देश की आजादी के बाद जो हमारे देश में संविधान बना, संविधान बनने के बाद 1952 में जो पहला चुनाव हुआ, उस चुनाव में हमें संविधान ने ये कहा हर हिंदुस्तानी अपना राय देगा, यानी कि वो अपना वोट देगा और अपने वोटों से वो सिर्फ एक काउंसलर नहीं चुनेगा बल्कि एक मेयर चुनेगा, सिर्फ एक मेयर नहीं चुनेगा बल्कि एक वजीर आला चुनेगा, और सिर्फ वजीर आला नहीं बल्कि वो प्रधानमंत्री चुनेगा। ये हक आपको दिया गया वोट के जरिया, और ममता बनर्जी ने यह महसूस किया कि आपके हक तलफी हो रही है। आप लाइन में खड़े हो रहे 2 घंटा और कहा जा रहा आपका वोट हो गया। साइंटिफिक रिगिंग, आम आदमी वोट नहीं दे पाते थे, रिगिंग के जरिया बरसों बरस तक सत्ताधारी जो है पूरी इंतजामिया को इस्तेमाल करके अपनी सरकार बना लेते थे। हम कुछ नहीं कर पाते थे, और ये बात रूहे जमीन पर रोज़े रोशन की तरह आया है कि ममता बनर्जी ने कहा नो आइडेंटिटी कार्ड, नो वोट, और जो लड़ाई राइटर्स बिल्डिंग में लड़ी थी उनमें 13 शहीद हुए थे और 100 से ज्यादा हमारे तृणमूल कांग्रेस के वर्करों का गोली लगा दी। सिर्फ 13 लोग मरे थे, बात यही खत्म नहीं है, 100 लोगों को भी लगी थी, किसी का हाथ में, किसी का पैर में, किसी का कमर में, किसी का पीठ में, बच गए। हम उन्हें भी याद करते हैं। सिर्फ 13 या 14 शहीद, 13 का नाम है, चौथा का कोई आइडेंटिफाई नहीं हुआ था, 14वां का। हम उन्हें भी याद करते हैं, लेकिन वो जो 100 से ज्यादा किसी के हाथ में, किसी के पैर में, किसी के पीठ में, किसी के कमर में गोली लगा, हम उन्हें भी याद करते हैं। और हजारों की तादाद में लाठियों का सर फट गया, पैर टूट गया, अपाहिज हो गया, माजूर हो गया, इस तरह का अंधाधुंध लाठीचार्ज किया गया है ना। और हम इसको याद करते हैं, और ये एक सच्ची लीडर का पहचान है कि वो 32 साल बाद भी अपने उस वर्करों को भूली नहीं है। इसलिए हमें गर्व होना चाहिए कि हम ममता बनर्जी के सिपाही हैं। अगर हम भी कभी मोदी से लड़ते लड़ते और योगी से लड़ते लड़के अगर शहीद हो गए, इतना तो याद रहेगा, कोई भूल जाए तो भूल जाए, ममता बनर्जी जब तक जिंदा रहेगी भूलेगी नहीं। और अब सवाल यह है कि उनके अधूरे काम, उन्होंने जो रास्ता दिखाया, जब कोई अपना खून बहाता है जमीन पे, जब उसकी खून, हम लोग हमेशा एक वर्ड बोलते हैं कि शहीदों का खून रायगा नहीं जाता, शहीदों का खून रायगा नहीं जाता। आज मैं थोड़ा सा उन बातों को रिपीट नहीं करूंगा जो बातें यहां हो चुकी है, और वो बात भी रिपीट नहीं करूंगा जो 14 तारीख को मैंने कह दिया, जो 16 तारीख को मैंने जो कह दिया, या कल मैंने जो कह दिया, जो फेसबुक में चल रहा है, जो सोशल मीडिया में चल रहा है। आप लोग देख भी रहे हैं, काफी तादाद में 10,000 15,000 पार हो गया। रात तक पता नहीं 20-25 हजार लोग देख लेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज उन तमाम बातों का मैंने जिक्र किया है, कुछ और बातें करूं। शहीदों का खून रायगा नहीं जाता है, और मैं ये बात कहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ। कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। महात्मा गांधी ने कहा था, जब देश की आजादी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे, तो महात्मा, डॉक्टर साहब जब देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे तो कोई और नहीं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जो कहे आज भी भारत के दस्तावेज में वो दर्ज है कि अगर
हुसैन जैसा हिंदुस्तान में 20 बेटा मिल जाता तो हम अंग्रेजों को कब का भगा देते। हम हुसैनी हैं, हमारे रग में हुसैनी खून दौड़ता है। हम सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते। इसलिए तो कहते हैं कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हम हुसैनी हैं, हम मोहम्मदी हैं। शहीदों का खून रायगा नहीं जाता, इमाम हुसैन का खून रायगा नहीं गया, उनकी शहादत रायगा नहीं दिया। आज सारी कायनात में यजीद का नाम लेवा नहीं है, लेकिन दुनिया के गोशे गोशे में या हुसैन का नारा लगता है। शहीदों का खून रायगा नहीं जाता। और 34 साल लगे 2011 को उन शहीदों ने कहा, ऐ बंगाल के लोगों, तुम्हें हम सलाम करते हैं, मेरा खून का बदला तुमने 2011 में लिया ममता बनर्जी को वजीर आला बनाकर। शहीदों का खून रायगा नहीं जाता। अच्छा चलिए मैं आता हूं कम टू द पॉइंट पे। शहीदों का खून रायगा नहीं जाता। मोदी जी 2002 में गुजरात में आपने लाशों का ढेर लगाया है, हम भूले नहीं है। ये जहां जब तक है, बैठो, ये जहां जब तक है, वो जो गुजरात में 2002 में मोदी जी ने जो नस्ल कुशी की थी, जिसे हम जेनोसाइड कहते हैं, वजीर आला के मंसूबे के तहत तमाम इंतजामिया को इस्तेमाल करते हुए भारत की तवारीख में ऐसा जेनोसाइड शायद कभी हुआ है 75 साल के तवारीख में, जो नरेंद्र मोदी के क़यादत में गुजरात में हुआ था। मुझे आज भी यकीन है कि वो गुजरात के 5000 से ज्यादा लोग, मासूम बेगुनाह लोग, जो नरेंद्र मोदी भाजपा और नफरत के भेंट चढ़े हैं, एक न एक दिन उनका भी खून रायगा नहीं जाएगा। इंशाअल्लाह वो दिन भी आएगा जब वो कहेंगे कि आपको मेरा बदला लेना है। अभी मॉब लिंचिंग में, मेरे पास वक्त नहीं है लेकिन एक इशारा है, गाय के नाम पर, आप लोग सब यहां पर हैं, पूरा दुनिया सुन रहा है, मैं कहना चाहता हूं मोदी जी से, केला बागान कहना चाहता है मोदी जी से, केला बागान के लोग कहना चाहते हैं मोदी जी से, गौ कशी के नाम पर, गाय के नाम पर अब तक 11 सालों में जहां जहां भाजपा की सरकार है 2500 लोगों का कत्ल किया गया, मॉब लिंचिंग, 2500 लोगों का मॉब लिंचिंग। इसलिए कि तुम फ्रिज में या गाय की तस्करी कर रहे हो या गाय का गोश्त खा रहे हो, इसलिए। और जब हम मोदी जी से ये पूछते हैं कि आज भारत गाय के सप्लाई में, गौ मीट के सप्लाई में भारत दुनिया का दूसरा मुल्क है, 199 मुल्क है, 199 कंट्रीज है इन द वर्ल्ड। मुझे जवाब दे दो, गौ मीट की सप्लाई 199 देश में भारत का नंबर 2 है, और भारत में जो 40-50 लोग जो गौ मीट का सप्लाई करते हैं, उनमें 38 लोग हिंदू हैं। They are 38% are Hindus, और
सबसे ज्यादा जो सप्लाई होता है भारत में, ये तो 40-50 लोग करते हैं जावेद भाई, लेकिन सबसे ज्यादा 80% जो सप्लाई 5 कंपनियां करती हैं, वो 5 का 5 कंपनियां जो है हिंदू कंपनी है, नाम है अलनूर। जवाब दीजिए मोदी जी। आसाम के विश्व शर्मा से जब पूछा गया कि भाई आसाम में आप मुसलमानों को काट रहे हो, मुसलमानों को जिंदा जला रहे हो, कूट कूट के कुचल कुचल के मार रहे हो, अजियत दे रहे हो, जबरन जो है बर्बरियत और तशद्दुद का आसाम में जो है बाजार गर्म कर रहे हो, गाय के नाम पर लोगों का खून बहा रहे हो। अरे भाई, जो लोग गाय की सप्लाई करते हैं, मीट का सप्लाई करते हैं, ज़बा करते हैं, ज़बा खाना है। मेरे पास पूरा डाटा है, आप लोग अगर डाउट होगा सबके मोबाइल में भेज देंगे। अभी मेरा वो विशाल को दे दिया, विशाल के मोबाइल में है, हम दे दिया। मेरा एक सवाल, अगर आपको गाय से प्यार है, क्यों मुसलमानों को गाय से छोड़ते? मैंने आपसे कहा कि आज मैं दूसरा टॉपिक में बात करूंगा, क्योंकि हर बात समझना होगा। कल मैंने जो बातें की थी, मुमकिन नहीं है कि सारी बातें हो जाए। आज जो मैं बातें करूंगा, मुमकिन नहीं कि सारी बातें हो जाए। कदम चलते चलते, रास्ते में चलते चलते ही बीजेपी को रास्ता दिखाना पड़ेगा, और रास्ते में चलते चलते ही रास्ता निकलेगा। मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी से, आपने तो 2,500 लोगों को, मुसलमानों को मॉब लिंचिंग के मार दिया 11 साल में। आप हमारे घर में फ्रिज खोज रहे, फ्रिज खोल करके देख रहे हैं यूपी में कि बड़ा का है ना छोटा का। हम तो खुद कह रहे हैं, चाचा जिम्मेदारी के साथ कहते हैं, मैं भी वारिश का मानने वाला हूं, अजमेर का मानने वाला हूं, वलियों का मानने वाला हूं, अहले बैत को मानता हूं, अल्लाह एक है और नबी हमारे आखिरी नबी हैं। मैं मान के कहता हूं, ईमान हूं कहता हूं, हम तो चाहते हैं अगर मोदी में हिम्मत है तो गाय को बैन कर दो पूरे भारत में, मुसलमानों को कोई इतराज नहीं है। हमारे साथ क्या है? हमारे साथ गाय का क्या लेना देना? हम जैसे ही खाने की चीज जो खाते हैं वो भी एक खुराक के तौर पर समझते हैं, बस बैन कर दो। तुमको अगर मोहब्बत है, गाय के नाम पे खून बहा रहे, गाय के नाम पर 2,500 लोगों का कत्लेआम कर रहे हो, अरे तुम में अगर हिम्मत है तो भारत में तो तुम तो लॉ पास कर रहे हो ना। 370 आपने किया पास, कॉमन सिविल कोड लाने वाला है, वक्फ बिल पास हो गया, जबरदस्ती पास हो गया, 2:30 बजे रात 3 बजे रात तक पास हो गया, पास हुआ ना। राम मंदिर बना लिए, जो चाह रहे हो वही हो रहा है। तो क्यों नहीं गौ, भारत में पूरे गौ कृषि को बंद कर दो, बैन कर दो, क्यों नहीं करते हो? लेकिन गाय के नाम पर, राम के नाम पर राज सिंहासन, गाय के नाम पर राज सिंहासन बंद करो। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैं सवाल करना चाहता हूं आप लोग के सामने में, जो 5 बड़ी कंपनियां भारत से साल भर में जितना कौ मीट सप्लाई होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सप्लाई होता है, विदेश में जाता है। 80% साल में जितना टन उसका 80% 5 कंपनियों, सिर्फ 5 कंपनी जो है सप्लाई करती है, और सब के सब उसके मालिकान जो है वो हिंदू कम्युनिटी से। क्यों आपने 5 कंपनी को बैन कर दे रहे? सिर्फ ये गौ मीट सप्लाई करते हैं, गाय सप्लाई नहीं करते, मीट सप्लाई करते हैं। इनके ज़बा खाना में ज़बा होता है, हम तो ज़बा भी नहीं करते, खाली गोश्त खाते हैं, तो हमको ज़बा किया जा रहा है। हम तो ज़बा नहीं करते, तो गोश्त खाते हैं, तो हमको ज़बा किया जा रहा है। और जो ज़बा करते हैं उनसे इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड लिया जाता है। ये तमाम जो कंपनियों का नाम मैं बोल रहा हूं, अलनूर से लेकर अल हयात और क्या क्या है,
बकर अल कबीर, नाम तो सुनने में ऐसा लगेगा, और ये जो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल वाले योगी जो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई मुसलमान चला रहा है। अल कबीर, अल नूर, क्या बकर, सोचिए। और जब देखा जाता है भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन फंड में कहां कहां से पैसा आया, जब आरटीआई होता है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में किससे किससे पैसा लिए, तो पता चला ये तमाम जो कॉम मीट सप्लाई करने वाले 5 बड़ी कंपनियां हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी ने इतना चंदा लिया है कि भारत के इतिहास में किसी पार्टी को इतना चंदा नहीं मिला। तो जब 21 जुलाई हमारे शहीद हमें आवाज नहीं दे रहे हैं कि ये नाइंसाफी क्यों, राम करे तो लीला, जसीमुद्दीन करे तो बिला। राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। हम एक जुमला, वो जुमला में काम हो जाएगा। एक जुमला याद रखिएगा, अभी कुछ देर पहले यहां पर एक बात आई, एक जुमला में मैं वो बात बोलूंगा, उस पर आज ज्यादा डिटेल्स नहीं बोलूंगा। हिंदू हिंदू भाई भाई, एक नया एक्सपेरिमेंट बंगाल में, हिंदू हिंदू भाई भाई, जो मेरे साथ हम उसके साथ। अच्छा, हिंदू हिंदू भाई भाई, आपसे मैं पूछना चाहता हूं शुभेंदु अधिकारी, सनातन धर्म क्या कहता है? 4 वेद है, 4 वेद क्या कहता है? कुरान क्या कहता है? कि सब ईश्वर की संतान है, अल्लाह की संतान, गॉड की संतान है, की संतान है, सब एक। अल्लाह कह लो, ईश्वर कह लो, है ना, गॉड कह लो, लेकिन एक, सब ईश्वर की संतान है। और अगर सब ईश्वर की संतान है तो सब भाई 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 भाई। कुरान कहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन है, और अल्लाह कहते हैं ये सारे मेरे बंदे हैं। जसीमुद्दीन भी मेरा बंदा है, और रवि रजक भी मेरा बंदा है, विशाल गुप्ता भी मेरा बंदा है। अगर रवि रजक अल्लाह का बंदा है और जसीमुद्दीन भी अल्लाह का बंदा है, तो हम दोनों को कैसे जुदा कर सकोगे? ये जुदाई के खिलाफ लड़ाई है। हमारा जो गंगा जमुना तहजीब को बचाने की लड़ाई है, ये 21 जुलाई। हम मुल्क में एक साथ हजारों साल से, ये कोई कांग्रेस, ये सीपीएम, बीजेपी, तृणमूल कांग्रेस का मामला नहीं है भाई। हम जो भाई भाई हैं, हम जो एक साथ रहते हैं, ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम से अगर दुनिया कायम हुआ है, तब से लेके आज तक अशरफुल मखलूकात इंसान हम साथ थे, हम साथ हैं, और इंशाअल्लाह मरते दम तक साथ रहेंगे, है ना। हजारों साल से हम एक साथ हैं ना। हमें जुदा करने की कोशिश हो रही है, ये जुदाई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। गंगा जमुना तहजीब को पामाल करने की कोशिश हो रही है, हम घर में बैठे रहेंगे? 21 जुलाई को जाना है, ये पैगाम लेकर कि हम साथ थे, हम साथ हैं, और हम साथ रहेंगे। हम एक थे, हम एक हैं, और हम एक रहेंगे। हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, है ना। एक बात और कहना चाहता हूं, 10-12 मिनट मौका दीजिएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री, अब आप लोग के सब्जेक्ट में आ रहे हैं, मुश्ताक साहब, हमारे देश के प्रधानमंत्री दुर्गापुर में आए। अब उनको समझ में आया है कि मगरिबी बंगाल में दुर्गा को याद करना पड़ेगा। अब उनको जहन में आया है कि बंगाल मां दुर्गा की सरजमी है, मां काली की सरजमी है, तो दुर्गापुर से स्टार्ट किया। हमसे सब लोग पूछे फूट करके, जसीम भाई प्रधानमंत्री आए, आज तक वाले भी फूट किए, आज तक वाले भी मुझे फोन करके बोले जोशी प्रधानमंत्री इससे की बोलबे। हम बोला हमारे देश के प्रधानमंत्री तो पूरी दुनिया के कोने कोने में जाते हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री देश के भी कोने कोने में जाएंगे, हमारे राज्य के भी कोने कोने में जाएंगे। वेलकम, हम उनका खैर मकदम करते हैं।
ये और बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री दुबई जाते हैं, कतर जाते हैं, शेखों को गले लगाते हैं, और गुजरात में जो है भोरा कम्युनिटी, उनके घर में जाते हैं, सवैया खाते हैं, लड्डू खाते हैं, लेकिन आज तक प्रधानमंत्री किसी मस्जिद में नहीं आए हैं और मुसलमानों से मिलने कभी नहीं आए, कभी गला नहीं लगाया, कभी नहीं लगाया। कल उन्होंने एक बात कही है, चलो मैं यहां से थोड़ा सा आपको, शायद उन्होंने कल एक बात कहा है और यही मेरी शुरुआत होगी और इसी पे खत्म करेंगे इंशाअल्लाह, कि विकास, मगरिबी बंगाल का विकास, मोदी विकास के पीछे मगरिबी बंगाल में एक दीवार है, और जब तक ये टीएमसी का दीवार नहीं गिरता है तब तक बंगाल में विकास नहीं होगा। कल बोला है, सुना है कोई? हाथ उठाइए तो बोला ना कल कि मगरिबी बंगाल का विकास रुका हुआ है, मगरिबी बंगाल में विकास नहीं हो रहा है, और मगरिबी बंगाल में टीएमसी का जो दीवार है जब तक नहीं गिरेगा विकास नहीं आएगा। मैं बड़े जिम्मेदारी से आपके सामने एक नई बात रखता हूं। मोदी जी जानते हैं कि जो गुजरात में उन्होंने दीवार गिराकर विनाश लाया था, जो उत्तर प्रदेश में इज्जती का दीवार गिराकर वहां सांप्रदायिकता लाया था, वो बंगाल में नहीं ला पा रहे हैं, एनआरसी नहीं कर पा रहे हैं, सीएबी नहीं कर पा रहे हैं, वक्फ बोर्ड नहीं ला पा रहे हैं। इसलिए वो चाहते हैं ये जो ममता बनर्जी चट्टान की तरह, दीवार की तरह खड़ी है, इसको गिरा दो, उसके बाद यहां भी वक्फ होगा, यहां भी एनआरसी होगा, यहां भी सीएबी होगा, यहां भी हिंदू मुसलमान होगा। असल में वो विकास की बात नहीं कर रहे। बंगाल में ममता बनर्जी जब तक है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप दिल में हाथ रख के सोचिए, जब से ममता बनर्जी हैं, मैं तो यही सवाल करता हूं सबसे, अरे आसाम में मुसलमान महफूज है, मदरसा महफूज है, 6,500 मदरसा बंद हो गया, खानकाएं मजबूत है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह के नीचे मंदिर तलाश हो रही है, और जो लोग मंदिर तलाश कर रहे हैं उसका बाप दादा का भी जन्म नहीं हुआ था। 813 साल पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है, 813। आरएसएस का जन्म हुआ 125 साल, उसका बाप दादा का जन्म नहीं हुआ था जब से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की यहां दरगाह। ताजमहल के नीचे मंदिर खोज रहे, जामा मस्जिद के नीचे मंदिर खोज रहे, और वक्फ के जरिया कब्रिस्तान पर कब्जा करना चाहते हैं, खानका पर कब्जा करना चाहते हैं, मदरसा पर कब्जा करना चाहते हैं। आप लोग बंगाल में महसूस कीजिए, एहसास कीजिए, ये जो दीवार गिराने की बात कर रहा है आज के नाम पर, कल भी मैंने कहा, उसको रिपीट नहीं कहूंगा, विकास के नाम पर विकास आएगा। अरे मोदी जी, आपने 11 साल में अगर विकास किसी का किया है तो जग जाहिर है अडानी और अंबानी का, भारत के किसी आम लोगों का विकास नहीं हुआ। अच्छा चलिए, एक जो नया चीज नोट कर लीजिए, आप नाम सुने ना उनका, स्वामी जी, बड़ा फेमस है। कौन स्वामी? सुब्रमण्यम नहीं, स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी, सुब्रमण्यम स्वामी जो रोज एक बम फोड़ते हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर, साबिक केंद्रीय मंत्री, आरएसएस के बहुत बड़े रहनुमा, क्या कह रहे हैं? मोदी जी का विकास, बंगाल के विकास की बात कर रहे हैं मोदी जी। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपके सुब्रमण्यम स्वामी अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने अर्थ में पीएचडी किया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, वो ये कह रहे हैं कि हमारे देश में जो ग्रोथ रेट है वो चंद्रशेखर के जमाने में 6% था, और मनमोहन सिंह नरसिम्हा राव उसको 8% तक ले गए थे, और अभी मोदी का 11 साल में वो 8% से उतरता उतरता 4% में आया है। बहुत कीमती बात मैंने दे दी आप लोग।
अभी आप हमारे सुतून हैं, इसको कैसे आप। सुब्रमण्यम स्वामी अर्थशास्त्री हैं, पीएचडी किए हैं वो इकोनॉमिक्स में, भाजपा के वरिष्ठ लीडर हैं, 80 साल से पार हो गया उम्र, और रोज मोदी को तो चैलेंज देते, रोज। वो चाइना में क्या करते थे, वो रसिया में क्या करते थे, हम नहीं कह रहे। सुब्रमण्यम स्वामी बोलते चाइना के पास क्या वीडियो है, अमेरिका के पास क्या है, वही कहते हैं। और वही भी सीना तान के कहते हैं कि मोदी का ताकत हो तो मेरे नाम में फायर करे, जब मेरा नाम में फायर करेगा हम सब रेडी करके रखा, सब वीडियो वायरल कर देंगे। इसलिए आज तक इतना बोलते हैं मोदी जी। आप देखिएगा सोशल मीडिया में, बंगाल के बाहर, खास करके हिंदी भाषी जो सोशल मीडिया है, सुबह से रात तक सुब्रमण्यम स्वामी का रील्स चलता रहता है। और ये बात जब उनके जबान से सुनने के बाद मैंने तहकीकात किया कि क्या हमारा देश मोदी जी के क़यादत में विकास की ओर बढ़ रहा है, तो ये बात सत्य साबित हुआ कि मोदी के राज में हमारे देश में जीडीपी की हालत बस से बदतर हुई है, और ग्रोथ रेट जो 8% मनमोहन सिंह के जमाने में था वो धीरे धीरे 4% में आ गया। रिजर्व बैंक की हालत खराब है, 550 बैंक बंद हो चुका है। हमारे देश का मुट्ठी भर 12, 14, 15 लोग 14 लाख करोड़ रुपया लेके फरार हो गया। कोई फरार हो गया, कोई यहां मार के बैठा है, और मोदी जी ने माफ कर दिया, अपने दोस्तों को छूट दे दिया। ईरानी को कितना रुपया छूट दिया। बहरहाल विकास की बात करते हो मोदी जी, आप विकास की बात करते हो, आपका विकास, आप विकास की बात करते हो। ग्रोथ रेट 8% से 4% पे आ गया, जीडीपी धीरे धीरे कम हो रहा है, अर्थव्यवस्था चूर हो गया है, दुनिया आज आपको तकने के लिए तैयार नहीं है। आज भारत में एक भी इंडस्ट्रीज नहीं लगा है, और आप विकास की बात कर रहे हैं। कौन सा विकास की बात कर रहे हैं उस देश में जहां 80% लोग 5 केजी अनाज पे रुके हुए, जहां के 80% लोग बने, नियर अबाउट 140 करोड़ देश में 100 करोड़ लोग 5 किलो चावल में जिंदगी बिताते हैं। मैं नहीं कहता हूं, नरेंद्र मोदी के 11 साल दौर में आज का चेहरा यह है कि हमारा देश मनमोहन सिंह के जमाने में 86 नंबर पर था, अभी 140 नंबर पर है गरीबी, 140 नंबर पर है गरीबी। ऑन कैमरा कह रहा हूं, अगर भाजपा में ताकत है, मोदी में ताकत है, शुभेंदु अधिकारी में ताकत है, हमें साबित करके दिखाए। 2014 में पूरी दुनिया का अर्थव्यवस्था हो या गरीब मुफलिस देशों का शुमार होता था, तो इंडिया 86 नंबर में था, अभी 140 नंबर पर 152 देशों में। 45 साल रोजगार विकास की बात करते हैं। ये मेरा रिपोर्ट है क्या? ये मेरा रिपोर्ट है। 45 साल में बेरोजगारी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है भारत ने। 45 साल में इतना बेरोजगारी नहीं जितना बेरोजगारी, अरे आज दुनिया का सबसे बेरोजगार देश अगर कोई है तो हिंदुस्तान है। 11 साल मोदी का विकास, बकवास, मोदी का बकवास। यहां आके बोले बंगाल का विकास करेंगे। अच्छा मोदी जी, आप बंगाल का विकास कीजिएगा, दीवार गिराइएगा, मतलब दीवार है, ये बात भी हम एक्सेप्ट करते हैं, टीएमसी दीवार है, पर आप नहीं समझ रहे हो। हम यहां पर केला बगान में मीटिंग करके आपको यही समझाने तो आए हैं कि दुश्मन समझता है कि टीएमसी दीवार है, बीजेपी के लिए दीवार है, आरएसएस के लिए दीवार है, मोदी योगी के लिए दीवार है, शुभेंदु अधिकारी के लिए दीवार है, समीक भट्टाचार्य के लिए, अरे दीवार है सांप्रदायिक शक्तियों के लिए, अरे दीवार है गंगा जमुना तहजीब को जो पामाल करना चाहते हैं, उसके लिए ममता बनर्जी दीवार है। ओ शाबाश, कम सवार समीर मेरा छोटा भाई है, आपने अक्सर फेसबुक में उसको देखा होगा। खिदिरपुर पोर्ट इलाके का, तृणमूल यूथ कांग्रेस का, पोर्ट कॉन्स्टिट्यूंसी का यूथ प्रेसिडेंट, डायनेमिक लीडर, और मेरे भाई फराद भाई का एकदम लगते जिगर, मेरा भी लगता। एक बार जोरदार ताली हो समीर के लिए। और
मैं डॉक्टर साजिद साहब से कहूंगा कि वो सभा समीर भाई को उत्तरी पहनाकर उनका स्वागत करें, उनका इस्तकबाल करें। अब मैं जसीमुद्दीन साहब से कहूंगा कि फूलों का गुलदस्ता देकर उनका इस्तकबाल करें। सभा समीर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरी बात समझ रहे थे विकास? दीवार आप समझो, ममता बनर्जी दीवार है, टीएमसी दीवार है, वो कहते हैं विकास का दीवार है, और हम कहते हैं विकास का दीवार नहीं है, क्योंकि भारतवर्ष कहता है कि अगर पूरे हिंदुस्तान में 29 राज्य है, एकमात्र बंगाल है जहां रोजगार मिल रहा है। यह बात केंद्रीय सरकार ने कहा है। भारत का जीडीपी से ज्यादा जीडीपी है बंगाल का। भारत का जीडीपी 8% से नीचे उतर रहा है, ग्रोथ 8%। ममता बनर्जी का ग्रोथ रेट 10% चला गया है, 14% ग्रोथ रेट है। अब भारत सरकार का ग्रोथ रेट है 4%, 8 से नीचे उतरा है। अब बंगाल जो ग्रोथ रेट 6 था 14 में चलता। जरा डाटा लेके पढ़ लीजिएगा। कन्याश्री हम करते हैं तो अवार्ड मिलता है, रूपाश्री में अवार्ड मिलता है, स्वास्थ्य साथी कार्ड में अवार्ड मिलता है। तो आरएस सरकार को पूरी दुनिया तस्लीम करती है। हम विकास करके दिखाए हैं मोदी जी, आप तो विनाश करते हैं, विनाश विनाश करते हैं, विनाश। मैं बात खत्म करूंगा। दुश्मन कह रहा है कि ममता बनर्जी दीवार है, दुश्मन कह रहा है कि टीएमसी दीवार है। आपको समझ में आ रहा है? आपके लिए ममता बनर्जी दीवार है ना? जब तक ममता बनर्जी है, हम हमेशा बोलते हैं जब तक मरेगा नहीं तब तक झुकेगा नहीं, जब तक मरेगा नहीं तब तक गिरेगा नहीं। और इसीलिए कहते हैं जब तक ममता बनर्जी है, आपका परिवार, आपकी रवायत, आपका तहजीब, आपका तमद्दुन, आपका धर्म, आपका मजहब, आपका यकीदा, और आपके साथ साथ जितने लोग हैं बंगाल में 10.5 करोड़ लोग, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, उड़िया, तमिल, सब जुबानों की हिफाजत, सब मज़ाहिब की हिफाजत, सब जात और धर्म की हिफाजत ममता जी ने 11 साल में करके दिखाया है। आज दुनिया कह रहा है भारत में अगर अमन का गहवारा है तो सरजमीन मगरबी बंगाल एक जहदी का गवारा है, तो मगरबी बंगाल आपस की भाईचारगी का गवारा है, तो मगरबी बंगाल जहां दंगा नहीं होता, मगरबी बंगाल जहां मॉब लिंचिंग नहीं होता, वो है मगरबी बंगाल। जहां हिंदू मुसलमान के नाम पे लोग वोट नहीं देते हैं, वो है मगरबी बंगाल। और इस मगरबी बंगाल, ये मगरबी बंगाल को इस राह पे ले जाने का जो सबसे बड़ा काम किया है, उस व्यक्ति का नाम, उस शख्सियत का नाम ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी है। आपसे विदा होता हूं। 10:30 बजे ऑटो स्टैंड के पास हम लोग खिराज अकीदत पेश करेंगे और 11 बजे हम लोग जाएंगे धर्मतल्ला। चलिए ना, देखते हैं ना कितना मोहब्बत है। अरे आप कहते हो कि हम वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ हैं। केला बगान का आवाम हम अपने नेता लोग के सामने, कैमरा के सामने कह रहे हैं, अरे केला बगान के आवाम वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ हो खिलाफ हो। हम भी खिलाफ हैं, ममता बनर्जी भी खिलाफ है, शाहबाज समीर भी खिलाफ है। अगर खिलाफ हो तो 21 तारीख को पता चलेगा कौन खिलाफ हो। आओ ना, अलग अलग से मीटिंग करके प्रतिवाद करने से, देखो भाई हम बोलते हैं बड़ा खर्रा, क्योंकि मेरा 53 साल उम्र हो गया। किसी को पसंद आए, किसी को ना पसंद आए। मैंने कल भी कहा था, किसी को पसंद आए, किसी को ना आए, किसी का पसंद हो, किसी का पसंद ना हो, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं आया हूं इस दुनिया में, अल्लाह को खुश करूंगा। लाख लोग भी मेरे खिलाफ होंगे, पर मेरा रब कह रहा है, मेरा बच्चा, रब राजी तो सब राजी। जब हम आते हैं मीटिंग में, शाहबाज
भी वीडियो देखता है, हमसे बात अक्सर होता है, बोलते हैं जसीम अंकल आपका कलेजा है। तबरेज भी बोलता है जसीम अंकल आपका कलेजा। बोला नहीं बेटा, मेरा कलेजा उलझा कुछ नहीं है, सब आप लोगों की दुआओं का असर है, सब हमारी माँ बहनों का दुआओं का असर है। 37 साल मैंने गुजार दिया आपके साथ। वो जो रिश्ता कायम हुआ है, वो जो रिश्ते के जरिया जो एक मोहब्बत कायम हुआ, और मोहब्बत के दिल से जो दुआएं निकलती है, दिल से जो बात निकलती है, असर रखती है। पर नहीं ताकत के परवास मगर रखती है, आपकी दुआओं का असर है। मैं किसी की तरह, अगर मैं भी उन लोगों की तरह हो जाऊं, यहां मंच मिल गया, माइक मिल गया, चोंगा लगा हुआ है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, घर है, संसार है, परिवार है, माँ है, बहन है, इज्जत है, आबरू है, इस्लाम है, शरीयत है, हम तो मोमिन हैं। हम सब नहीं कह सकते जो सब कह सकता है। वारसी मोहम्मदी, और जो अल्लाह को एक मानता है, जो कुरान के हिदायत पर अपनी जिंदगी बसर करना चाहता क्या करना पड़ेगा? कुरान के अहकामात पे चलना पड़ेगा, शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करने पड़ेगी, नहीं तो रहमत, बरकत, आफियत सब दरवाजा अल्लाह बंद कर देगा। हमारे बहुत साथी मायूस होते हैं, इसलिए हमको बोलना पड़ता है। बहुत सारा मायूस हो जाते हैं, अरे ये बोल के गया, अरे वो बोल रहा था, अरे ऐसा बोल रहा था, वैसा बोलो। अभी राजनीति में बोलते ना, हाथी चले बाजार ... पर हम वो बात भी नहीं बोलेंगे। हम आप लोग को इतना बोलेंगे, कौन क्या कहता है उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। 100 मरतबा अपने बारे में सोचो, 1-2 दफा उधर सोच लेना, 100 बार अपने बारे में सोचना, और सोचने के बाद जब इस नतीजे में पहुंचो कि तुम दुरुस्त हो, तुम सही हो, तो फिर घबराने की जरूरत नहीं। कितने बाजू कितने घर, हिल्ले दुश्मन ध्यान से, हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से। खत्म करेंगे। सवाल भी वीडियो देखता है मेरा बहुत। अब एक बात में सब बात होती है। वो शाहरुख खान का फिल्म था ना, काजोल को बोलते थे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती है। फिर शाहरुख खान एक बार काजोल को बोलता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। लेकिन हमने एक नया चीज सोचा कि कभी कभी छोटी छोटी बातों में बड़ी बातें कही जा सकती। मैं आपसे एक छोटा सा बात लेकर रुखसत होना चाहता हूं। जो आपकी दिल की आवाज है, जो कहने को हमको कहते हो, जो पुर्जा लिख के देते हो, किसका जवाब दीजिएगा, उसका जवाब दीजिएगा। सब सवाल का एक ही जवाब है। एक बार बड़ा से गौर से जरा सा आपको देखिए, लगता है कोई फर्क पड़ा है? लगता है कोई फर्क पड़ा है? फर्क पड़ा है? कोई जितना भी कुछ कर रहा है, पर जरा से गहराई से अपने आंखों से देखो, कोई फर्क पड़ा है? डर गए क्या? डर लग रहा है क्या? खौफजदा हो गए क्या? 53 में भी अभी भी जवान लग रहे हैं। याद रखिएगा, व तो इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा। इज्जत का मालिक, जिल्लत का मालिक, तरक्की का मालिक, कामयाबी का मालिक, पस्ती का मालिक, ऊपर ले जाने का मालिक, नीचे में ले जाने का मालिक, रहमत का मालिक, बरकत का मालिक, आफियत का मालिक, सब। अगर मैं ये खुशफहमी में हूं कि तुझे बर्बाद कर दूंगा, तू ये खुशफहमी में है कि शाहबाज को बदनाम कर देगा, और शाहबाज अगर ये खुशफहमी में है कि मैं सज्जाद को बर्बाद कर दूंगा, तो मैं ये कहता हूं भाई, तुम चारों अहमक हो। कोई किसी को ना आबाद कर सकता है, ना कोई किसी को बर्बाद कर सकता है। आबाद करने वाला भी अल्लाह है, बर्बाद करने वाला भी अल्लाह है। किसी के कहने से अगर कुछ हो जाता तो ममता बनर्जी आज लगातार 3 बार वजीर आला नहीं होगी। सुबह से शाम तक, रात तक ईडी के जरिया, सीबीआई के जरिया आज ममता बनर्जी पर, अभिषेक बनर्जी पर, सुदीप बंदोपाध्याय पर जो साजिशें होती है, फरहाद हकीम साहब के ऊपर जो साजिशें होती है, टीएमसी के ऊपर जो साजिशें होती है, सारा मिस्ट्री को लगा दिया गया बंगाल में।
इलेक्शन कमीशन को लगा दिया गया, बीएसएफ को लगा दिया गया। दूसरे जगह इलेक्शन होता है 2-2 दिन, हमारे यहाँ 7-7, 8-8 दिन चुनाव होता है, 7 दफा में चुनाव होता है। ईडी, सीबीआई, अडानी, अंबानी, जितना भारत का मीडिया है सबको लगा दिया गया 3-3 बार, कभी इस बार। अभी मोदी जी जो आए सभास, अभी मोदी जी जो आए दुर्गापुर में, इस बार नहीं बोले 200 पार, बोले इसी से समझ लीजिए मोदी जी इस बार नहीं बोले 200 पार। इसके बाद जो चुनाव हुआ था 14 के बाद जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उस टाइम में बोला था 160 पार, फिर 21 का चुनाव में बोला था 200 पार। इस बार मोदी जी 200 पार नहीं बोले, क्योंकि मालूम है कि ममता बनर्जी से पहले मोदी तड़ी पार हो जाएगा, आरएसएस पीछे लग गया। और हम सही बोल रहे तो क्या 75 साल, 17 सितंबर को उनका जन्मदिन है, 75 साल हो जाएगा। ये 75 साल के आड़ में अपना रास्ता का कांटा अडवाणी को हटा दिए, मुरली मनोहर जोशी को हटा दिए, शत्रुघ्न सिन्हा को हटा दिए, कीर्ति आजाद को हटा दिए, यशवंत सिन्हा को हटा दिए, जसवंत सिन्हा को हटा दिए। न जाने कितने कितने लोगों को मोदी जी ने अपने रास्ता का कांटा 75-75 बोल के हटाया। तो मैं कह के जाता हूं कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है एक दिन वही उस गड्ढे में गिरता है, इंतजार करो। और अब भागवत जी बोल रहे हैं, मोहन भागवत जी नागपुर में बोल रहे हैं, मोदी बाजू छाड़, मराठी में बोलते हैं, अब बाजू वालों को मौका दे। 17 तारीख को 75 हो रहा है, 75 करके तो अपना रास्ता का अमित शाह और मोदी कांटा हटा करके पूरा बीजेपी पर कब्जा कर लिया। आज बीजेपी है क्या? 2 मैन लिमिटेड पार्टी, अमित शाह मोदी लिमिटेड बीजेपी। और अब तो हालत है यार, बड़ा बेहतरीन जुमला याद आ गया, करके जाता हूं खुदा की कसम 1.5 मिनट में। मोदी जी आए थे, बोले थे भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, 15 मिनट, फिर बोले कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, फिर बोले थे कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, फिर उसके बाद अपनी ही पार्टी के जितने भी मुखालिफ थे उससे मुक्त बीजेपी बनाएंगे, बना दिए। अब क्या देख रहे हैं? बंगाली मुक्त भारत बनाएंगे, जहां जहां बंगाली लोग हैं सबको मार रहे हैं। अब बोला बंगाली मुक्त भारत, मुसलमान मुक्त भारत, बंगाली मुक्त भारत। और आप मेरा ये बात नोट कर लीजिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, नागपुर से ये आवाज हो रहा है कि ये मोदी बोला था भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे। हम लोग बोला ठीक है, कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, बोला चलो ये भी ठीक है। बोला 75 साल के आड़ में अपना शत्रु मुक्त बीजेपी बनाएंगे, शत्रु मुक्त मोदी बनाएंगे, वो भी ठीक है। बोला मुसलमान मुक्त भारत बनाएंगे, नागपुर वाला बोला ठीक है। बोला बंगाली मुक्त भारत बनाएंगे, बोला ये भी ठीक है। अब मोदी बोल रहा आरएसएस मुक्त भारत बनाएंगे, आरएसएस मुक्त भारत बनाएंगे। अब मोहन भागवत बोल रहा है मेरी बिल्ली मुझे भी, हम तो तेरा फादर है। आरएसएस इज द पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बीजेपी, आरएसएस इज द पेरेंट्स ऑफ बीजेपी। आरएसएस के कोर्ट में बीजेपी का जन्म हुआ है, बीजेपी का रिमोट कंट्रोल आरएसएस के हाथ में है। आप देखिए, जो दूसरों का लिए गड्ढा खोदता है वही गड्ढा में गिरता है। मोदी ने अब आरएसएस मुक्त बीजेपी और आरएसएस मुक्त बीजेपी, आरएसएस मुक्त मोदी और अमित शाह बनाने का कोशिश कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, 2 साल अध्यक्ष ठीक नहीं हो रहा है। मोदी नाम भेज रहा है, नागपुर दे रहा है, मोदी नाम भेज रहा है, नागपुर काट रहा है। इतना नाम भेजा, इतना काटा कि जब लोगों ने पूछा अरे क्या बात है मोदी जी, अमित शाह इतना नाम भेज रहे, आरएसएस को पसंद नहीं आ रहा। पहले तो जितना भेजते थे 11 साल पहले, 10 साल पहले सब पास हो जाता था, अभी क्यों रोक रहा है? तो आखिरकार सबर का बांध टूटा और मोहन भागवत ने कहा अब हम अमित शाह और मोदी का नाम को अब अप्रूव नहीं करेंगे। क्यों? अब तलवा चाटने वाला बीजेपी अध्यक्ष नहीं होगा, बल्कि अपने बीजेपी को आगे ले जाएगा, वैसा चाहेंगे। अब समझ में आया
मोदी और अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष तलुआ चाटने वाला। ये मैं नहीं कह रहा हूं, नड्डा ना की बोला था आरएसएस की जरूरत नहीं है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? आरएसएस अब हम लोग जरा सियाना है। हमारे जो ये केला बागान, राजा बाजार, नारकुंडांगा, खिदिरपुर, इकबालपुर, हेस्टिंग, बहुत सीधे साधे लोग हैं, बड़ा सीधा साधा लोग हैं। लेकिन जसीमुद्दीन, समीर, सवासमी, हम लोग थोड़ा फराद हकीम, हम लोग थोड़ा सियाना है। जो जिस भाषा में समझे भाई, उसको वही भाषा में समझाने होगा। आप सिर्फ ममता बनर्जी का साथ रहिए, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, ममता बनर्जी का साथ मत छोड़िए, टीएमसी का साथ मत छोड़िए। हम आपसे वादा करते हैं, हम तो हमेशा कहते हैं तेरे हाथों में सदा मेरा हाथ रहे, मेरे साथी तू हमेशा मेरे साथ रहे, बस तुम मेरा साथ रहो। हम आपको शहीद होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। जब तक ममता बनर्जी है, तूफान का सामना हम लोग कर लेंगे। तूफान तो क्या, हवा का भी असर आप और आपके परिवार पर होने नहीं देंगे। आग में हम लोग जलना गवारा करेंगे, खुदा की कसम। आग तो छोड़ो यार, तुम्हारे घर में जो धुआं तक नहीं ढुकने देंगे। आप खाली टीएमसी का साथ रहिए, ममता बनर्जी का साथ रहिए, आगे आगे देखिए होता है क्या। 17 सितंबर हमने कहा था ना, 2002 से गुजरात से लेके आज तक जितने लोगों को तुमने कत्ल किया है, वो खून रायगा नहीं जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि मोदी और अमित शाह का भी नाम और निशान मिट जाएगा, बीजेपी का भी नाम और निशान मिट जाएगा। आपको सिर्फ 2 काम करना है, सिर्फ 2 काम। एक, अपने बच्चों की परवरिश, अपने बच्चों की तरबियत। और अब वो जमाना नहीं रहा। बॉबीदा है ना, फराद हकीम साहब, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। जब से मैं काउंसलर बनकर के गया हूं 2010 से, वो उस टाइम में MIC थे। मैं उनका एक कोट कर रहा हूं, हमेशा बोलते हो कि बेटा, आज से 50 साल पहले हम लोग बिहार से, यूपी से आए थे यहां। मुसलमान मतलब जज्बाती। मुसलमान का मतलब क्या हुआ? भूखा रहेगा, नंगा रहेगा, तन में कपड़ा नहीं रहे, लेकिन भिड़ जाएगा, भिड़ने में आगे। आपसे गुजारिश क्या है, जहां तक हमारी आवाज जा रही है, आपसे मेरी गुजारिश है, सब्र। ये टीएमसी नहीं कह रहा है, सब्र आपके नबी ने कहा है। सब्र और तखम्मुल से काम लेना है। और ये जो लड़ाई है, ये टोपी पहन करके नहीं, ये टोपी और दाढ़ी की लड़ाई नहीं है। ममता बनर्जी पर भरोसा रखिएगा। ये लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं है। वक्फ बिल के लिए पार्लियामेंट में जो तो वोट हुआ, उसमें 24 मुसलमान MP थे, लेकिन 238 वोट उसके खिलाफ में पड़ा। वो जो 238 वोट पड़ा, 24 बात दे दीजिए अगर, तो लगभग 214। ये 214 लोग आपके साथ हैं। जब तक ममता बनर्जी है, देखे नहीं, मुर्शिदाबाद में वक्फ बोर्ड को लेकर के एक ऐसा माहौल बना दिया गया, मुसलमानों को आतंकवादी बनाने की कोशिश हो रही है। नहीं, आप भरोसा रहिए, तहरीक पर, आंदोलन पर, सबको लेकर चलना है। ये लड़ाई अगर जीतनी है मेरे भाई, भरोसा रखो, अंग्रेजों को भगाने में भी हमने हिंदू मुसलमान नहीं किया, बल्कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी आपस में मिलजुल करके मुकाबला किया और अंग्रेज को भगाया है। और ये जो मोदी और योगी और जो अमित शाह है, जो माहौल संविधान के खिलाफ, जमहूरियत के खिलाफ, गंगा जमुना तहजीब को पामाल करने के खिलाफ ये लड़ाई भी अगर जीतनी है, आइए हम सब मिलकर एक साथ गुलदस्ता की तरह रह के, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी, एक कांधा से कांधा मिलाकर, उठबान क्या कमर क्या डरता है, फिर देख ईश्वर खुदा क्या करता है, मिलजुल करके हम लोग को रह करके एक साथ ये लड़ाई को लड़नी पड़ेगी। ममता बनर्जी आपके साथ है, ये बात भरोसा रखिएगा। जब तक ममता बनर्जी है, बस अपना परिवार को तरबियत कीजिए, अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत, गंदगी से दूर, गंदे लोगों से दूर,
और ममता बनर्जी सरकार पर भरोसा रखिए। हम आपके साथ थे, हम आपके साथ हैं और हम आपके साथ रहेंगे, ये हमेशा वादा करते हैं। हम कभी भी आपके साथ गद्दारी नहीं किया है और उम्मीद कीजिएगा हम माने जसीमुद्दीन नहीं, हम के माने ममता बनर्जी, हम के माने अभिषेक बनर्जी, हम के माने फिराद हकीम, हम के माने श्रुति बंदोपाध्याय, हम के माने विवेक गुप्ता, हम के माने जसीमुद्दीन, हम के माने यहाँ डैश पे बैठे सब लोग, हम के माने आप सब, हम सब मिलकर अपनी लड़ाई, हमारी लड़ाई, अपनी लड़ाई को हमारी लड़ाई बना दो और हमारी लड़ाई हम सब मिलजुल के लड़ेंगे और हम जीतेंगे। इतिहास गवाह है, तकलीफें होती हैं लेकिन जीत होती है। यही एक बार आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए, मैं जानता हूं काफी वक्त हुआ है, लेकिन फिर भी मैं समीर से एक बात कहूंगा कि हम लोग यहां पर मीटिंग शुरू करते हैं 9 बजे के बाद। अगर यही मीटिंग में 6:30 या 6:45 बजे करता तो अब तक हम 3.5 घंटा मीटिंग चला लेते, लेकिन मजबूरी है कि हम लोगों ने तय किया नहीं, मगरिब की नमाज उसको डिस्टर्ब नहीं करना, अजान हो रही है, फिर मैच चल रहा है, लोग सुन्नत पढ़ रहे हैं, नफिल पढ़ रहे हैं, डिस्टर्ब होता है। हम बोला चाहे कुछ भी हो जाए, 3 घंटा मीटिंग का जरा 2 ही घंटा मीटिंग हो तो हम लोग 2-2.5 घंटा मीटिंग कर लेंगे, भले 4 घंटा ना करना पड़े, 2 ही घंटा 2.5 घंटा करना पड़े, लेकिन ईशा की नमाज के बाद। हमारी ये मंच 6 बजे रेडी हो गई थी, लेकिन हम लोगों ने कहा ईशा के बाद करेंगे, तो हमारी मीटिंग 9:05 में शुरू हुई है और 5-7-10 मिनट चलेगी। आपसे गुजारिश है, मेरा नौजवान, मेरा साथी, मेरा भाई, हालांकि हम सब इसको बोले थे, टाइम दिए थे 9 बजे का, तो और अच्छा से सुनते हैं, लेकिन मैं ये वादा करता हूं कि एक और अजीम शान बहुत सारा प्रोग्राम हम लोग करेंगे, क्योंकि सामने तो चुनाव है, 8 महीना के बाद चुनाव है, तो चौथी बार मोदी जी का भाषण में इस बार 200 पार, 180 पार, 150 पार नहीं बोले हैं, इसलिए आप लोग सोच लीजिए कि 250 से ज्यादा सीट से जीतकर खेला होवे। वो बार जो खेला हुआ था वो सेमीफाइनल था, ये फाइनल खेला होवे, और इसमें चौथी बार ममता बनर्जी को सरकार बनाना है, उनको वजीर आला बनाना है। किसके लिए? जसीमुद्दीन के लिए या समीर भाई के लिए? किसके लिए? विवेक गुप्ता, श्रुति बंदोपाध्याय के लिए नहीं। अगर मेरी बात की गहराई समझ रहे हो तो चौथी बार ममता बनर्जी सरकार बनानी है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी बच्चियों के लिए, आपकी मां के लिए, मस्जिदों के लिए, मदरसाओं के लिए, शरीयत के मुताबिक इस देश में, बंगाल में, इस देश के किस कोना में आपका क्या हाल होगा मुझे पता नहीं, लेकिन बंगाल की सरजमी में शरीयत के मुताबिक, कुरान के हिदायत के मुताबिक, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करना अगर चाहते हो तो मैं इतना कह सकता हूं, यह सरजमीन मगरिबी बंगाल ममता बनर्जी के क़यादत में आपको वादा करती है कि आप पर आंच भी नहीं आने देंगे। आप सिर्फ ममता बनर्जी के साथ रहिए और चौथी बार, इसका बाद जो मीटिंग होगा उसमें बताएंगे कि ममता के साथ रहना है और वोट को तकसीम नहीं करना है, किसी का चक्कर में नहीं पड़ना। टक्कर बीजेपी और, मेरा एक डायलॉग याद रखिएगा, हम केला बगान का 37 साल से जानते हैं, बहुत आदमी केला बगान को नहीं जानता, लेकिन जसीम को सुनता है, जसीम भाई का बात को सुनता है। एक जुमला बोल के जा रहे हैं, याद रखिएगा, टक्कर टीएमसी और बीजेपी से। किससे टक्कर? दिमाग में ढुका लो, 8 महीना इससे निकालना नहीं है। टक्कर किससे है? अगर टक्कर टीएमसी और बीजेपी से है तो काहे किसी का चक्कर में पड़ता है? तो 8 महीना जिस दिन वोट देने जाओ दिमाग में रखो, जैसे मैं बोली से टक्कर चक्कर टक्कर चक्कर टक्कर चक्कर, बोलो तो एक बार जरा जोर से, टक्कर चक्कर टक्कर चक्कर टक्कर चक्कर टक्कर चक्कर, बोलो बोलो बोलो। याद रखो, एक स्लोगन, एक नारा, एक सरकार परिवर्तन कर देता है। जरा जोर से बोलो, टक्कर चक्कर टक्कर चक्कर टक्कर चक्कर टक्कर। अरे बचपन में नहीं बोलते थे हम लोग क्या? कच्चा पापड़ पका पापड़, कच्चा पापड़ पका, आज तक लोग बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते?
कच्चा पापड़ कच्चा क्या तो भूल गए, बोलते ना आप, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। आज तक याद है, 50 साल पहले भी बोलते थे, आज भी। चलो आज याद कर दो, टक्कर चक्कर 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 टक्कर चक्कर, बोलो बोलो, और इसको स्लोगन बना लो। अरे भाई, अगर बीजेपी से लड़ना है और टक्कर, अभी तो हम लोग का स्लोगन चुरा लिया, पहले हम लोग बोलते थे ना, बैठोगे तो कटोगे, तभी योगी भी वही बात बोल रहा, बैठोगे तो कटोगे। बोला साला आप बोलने से तो नहीं होगा, थोड़ा नया जुमला लाओ। तो टक्कर चक्कर याद रखो। अगर टक्कर टीएमसी और बीजेपी से है, अगर टक्कर बीजेपी और टीएमसी से है, अगर टक्कर बीजेपी और टीएमसी से है, अगर टक्कर टीएमसी और बीजेपी से है, अगर टक्कर बीजेपी से और टीएमसी से है, तो काहे किसी का चक्कर में पड़ते हो रे भाई? काहे किसी का चक्कर में पड़ते हो? वोटवा तो बिहारी लोग थे, वोटवा तो एक ही ठो है ना रे भैया। कांग्रेस बोल रहा तुम उसको दे दो, बीजेपी बोल रहा उसको दे दो, बीजेपी तो खैर है, तो टक्कर, हम चक्कर का बात कर रहे हैं, टक्कर तो दो है। अब चक्कर में आओ, कांग्रेस बोल रहा हमको दे दो, बीजेपी बोल, सीपीएम बोल रहा हमको दे दो, फॉरवर्ड ब्लॉक बोल रहा हमको दे दो, सीपीआई बोल रहा हमको दे दो, नौशाद भैया बोल रहा हमको दे दो, असद भैया बोल रहा हमको दे दो। अरे भैया वोटवा तो एक है ना हो, इका सिरनी है रे भैया, वारिस पाक का, जो 2 किलो घट गया तो और 5 किलो लिया। अरे नरेंद्र मोदी तो वोटे नहीं देने देगा, एक तो दे रहे, उसमें भी चलन हो रहा उसको, बिहार में काट रहा है। बोला बाप का बस सर्टिफिकेट ला रहे मोदी जी, जिस दिन आप अपना फादर का बस सर्टिफिकेट लिया होगे हम लोग ला, दादा का बस सर्टिफिकेट लाओ। बिहार में शुरू हो गया, जावेद में बिहार वाले लोग का आफत आया हुआ है। एक के 2 वोट है, उस पर भी नजर है, एक के 2 वोट है जी, कि सिरनी है या प्रसाद है या छुआड़ा है, बतासा है। अब हम 1 जुलाई को हम लोग चना बांटते हैं, 400 किलो 500 किलो चना, बोलते नहीं ये बात तो ठीक है। डॉक्टर साहब हमको बोलता हर साल 100 केजी बढ़ा देते हैं हम, लेकिन 2 बजे के बाद खत्म हो जाता है। 5 बजे तक आदमी आता है, 2 बजे के बाद खत्म। तो कभी क्या कहे, चना खत्म हो गया ना, हम लोग तो फल वाला है, अरे मंडी से केला लेके आ तो, पपीता लेके आ तो, स्टॉल में लगा दिया, काम चला लेते हैं। लेकिन वोट में काम कैसे चलाइएगा रे भैया, एक ही तो ना वोट है, वोट तो एक ही तो है, एक ही तो है ना। तो टक्कर अगर टीएमसी और बीजेपी से है, तो केला बागान का आवाम तैयारी कर लो, 8 महीने के बाद हमें तो किसी चक्कर में नहीं पड़ना है। हमें तो अगर टक्कर है, और जब हम टक्कर लेते हैं तो ये नियत से लेते हैं, टक्कर बीजेपी टीएमसी से है, वादा करते हैं आपसे जीत करके दिखाएंगे, कितने बाजू कितने सत्य इनके बीजेपी जान से हारेगा तू हर बाजी, जब खेलेगी ममता बनर्जी जी जान से। टक्कर चक्कर याद रखिएगा। अब वाला मत बोलिएगा बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, अभी क्यों की बोल रहा बटोगे तो कटोगे। जिसके बीच टक्कर है उसी के बीच फैसला होगा, बाकी किसी का चक्कर में नहीं पड़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया समीर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बड़े भाई, इस वार्ड के बहुत ही चर्चे काउंसिलर। और काफी लेट हो गया, मैं तो ये सोच रहा हूं कि अब इतना देर बैठ करके लोग सुन रहे हैं, ये बात का सबूत हो रहा है कि आने वाले इलेक्शन में ममता बनर्जी के लिए 1-1 के तमाम लोग तैयार हैं। एक जोरदार ताली जितने हमारे नीचे में बैठे हमारे भाई। ये बहुत आसान होता है कि हम लोग नेतागिरी जो लोग करते हैं, हम लोग तो नौजवान हैं, नेतागिरी करते हैं, मंच पे आते हैं, बुके उके मिल रहा है तो बहुत देर बैठ जाएंगे। मगर नीचे में जो लोग बैठे हुए हैं, जिनको ना माइक मिल रहा है, ना बुके मिल रहा है, ना उत्तरियो मिल रहा है, फिर भी बैठ करके और पूरे जिम्मेदारी के साथ बात को सुन रहे हैं, ये सबूत देता है कि 39 नंबर वार्ड के लोग, तमाम लोग जसीमुद्दीन साहब के साथ में खड़े हैं। मंच पे बैठे हमारे तमाम सीनियर, हमारे बड़े भाई, नौजवान साथी, हमारा भाई शहबाज है, तनवीर है, सारा का मैं नाम नहीं जानता हूं, मैं माफी चाहूंगा। सारे भाई जितने भी हमारे यहाँ बड़े हैं, सभी को मेरा सलाम। नीचे बैठे हैं तमाम लोगों को मेरा सलाम, नमस्कार। ज्यादा नहीं, सब बात तो जसीम भाई से सुन लिया, बस उसके ऊपर अमल करना है। अमल करना है कि कैसे 8 महीने के बाद हम लोग अपनी जिंदगी में इस चीज को उतारेंगे।
देखिए, बहुत देर से जसीम भाई का हम सुनते हुए आ रहे थे, बहुत प्रोग्राम भी था हम लोगों के एरिया में भी इसी के ऊपर। अभी अभी मिनिस्टर साहब का एक प्रोग्राम था, खत्म हुआ, वहां से एक जगह और गए। ये जसीम भाई का मोहब्बत था कि हम लोग यहां पहुंचेंगे, क्योंकि खास करके जसीम भाई को मैं देखता हूं, इतना सारा विवाद में रहते हैं इस वार्ड में। हम कभी कभी वो शॉर्ट भी होते हैं, उनसे पूछते भी हैं कि अरे इस वार्ड में इतना ज्यादा आपके बारे में लोग चर्चा करते हैं। ये जो नीचे बैठे हुए हैं ना, ये मोबाइल ले लेकर के हमारी जो मीडिया के भाई बहन हैं, इनका मैं सम्मान करता हूं, मगर कुछ इनमें भी दलाल है, बुरा मत मानिएगा। कुछ इनमें में भी दलाली करते हैं, जो लोग कोशिश करते हैं कि जसीम भाई जैसे लोगों का नाम को लेकर के अपना चैनल का टीआरपी को बढ़ा दें। देखिए, बुरा मत मानिएगा भाई, मैंने उनको कहा क्योंकि जो लोग दलाली करते हैं पैसे लेकर के, थोड़ा पैसा ले लेंगे, कटा हुआ हाथ से, टूटा हुआ तारा से, हसुआ हथौड़ा से थोड़ा पैसा लेकर के जसीम भाई के बारे में बोल देंगे, हमारे बड़े बड़े पार्टी के लीडर के बारे में बोल देंगे। शहबाज तो छोटा सा कर्मी हूं मैं पार्टी का, मेरे बारे में बोल के टीआरपी इतना हाई बढ़ा लेते हैं। और जब सबूत मांगते हैं कि अबे तुम्हारे अंदर अगर सच्चाई है तो आकर के मंच में जसीमुद्दीन साहब के बारे में बुरा बोल के साबित करो। हम कहते हैं कि राजनीति करना हम लोग छोड़ेंगे, जसीम भाई तो दूर का बात है, तब शहबाज का भी फोन उठाना बंद कर देता है। शहबाज भाई वीडियो बना के भेज दीजिए, हम आके आपको सबूत नहीं दे पाएंगे। आपका वीडियो चला दिया तो उसमें व्यू बढ़ गया, ये तो अच्छा हुआ ना शहबाज भाई। सोचिए किस तरह का माहौल है। ये बात खास करके केला बागान के लोगों को समझना हो। जसीम भाई अभी कह रहे थे, केला बागान में हमारा एक माइनॉरिटी, अंचल माइनॉरिटी ज्यादा यहां पर रहते हैं, हमारे हिंदू भाई बहन भी रहते हैं, मेजोरिटी भी रहते हैं, हम एक परिवार की तरह रहते हैं। मगर सबसे ज्यादा आसान आज मुसलमान बच्चों को भड़काना है, सबसे ज्यादा आसान। आ गए, अरे यार क्या तुम लोग जसीम भाई पार्टी करते हो यार। जसीम भाई क्या दिया तुमको? पार्टी करने से कुछ मिलता है? मुझे तो आज तक नहीं मालूम चला। पार्टी करने से तो मेरा घर में जसीम भाई राशन नहीं देगा, पार्टी करने से तो जसीम भाई मेरा घर में लाकर के बिरयानी का डब्बा नहीं देगा, पार्टी करने से तो जसीम भाई मेरा घर में रुपया पैसा नहीं देगा। मगर पार्टी करने से अगर जसीम भाई कुछ दे सकता है तो हमें इज्जत और सम्मान दे सकता है, जिसके लिए हम राजनीति करते हैं। यही तो होना चाहिए। मैं देखता हूं इस वार्ड में कुछ लोग हैं, देखिए नाम लेने से ज्यादा फेमस हो जाता है, क्योंकि कोई टक्कर में है ही नहीं जसीम भाई का। नाम उसका लिया जाता है जो टक्कर में होता है, मगर जो टक्कर में नहीं है उसका अगर हम नाम लेते हैं तो उसका टीआरपी हाई हो जाएगा। अभी अभी हमारे बड़े भाई कह रहे थे मंच रेडी है। अब मैं अपनी जोर गले से बोल रहा हूं, मैं तो इस वार्ड का नहीं, मैं तो खिदिरपुर से आ रहा हूं, मगर ये मोहब्बत भी जसीम भाई का टाल लाया यहां पर। मगर मैं इस मंच से हमारे तमाम सीनियरों के सामने, इस वार्ड के अवाम के सामने मैं चैलेंज लेकर के कहता हूं कि अगर जसीम भाई ने कभी गलत किया है तो पीठ पीछे नहीं बल्कि मंच के ऊपर आकर के आप जसीम भाई को गलत साबित करें। अगर है आपके अंदर हिम्मत। अब पता चला मंच खत्म हो गया, फिर कल सुबह 2 जगह खड़ा होकर के बात हो रहा। ये सब राजनीति में हम बिलीव नहीं करते। हम लोग ममता बनर्जी का सैनिक है। अगर आप को लगता है कि हाँ जसीम भाई ने कभी गलत किया है तो भाई सबूत दे। कुछ दिन पहले तो हम लोग देख रहे थे इस वार्ड में रुपया पैसा खिला करके जसीम भाई का टीआरपी को कैसे खत्म किया जाए उसके लिए कोशिश किया गया था। मैं भी उस वक्त, क्योंकि जसीम भाई को मैं बराबर फॉलो करता हूं, देखता हूं, अभी 3 टर्म के काउंसिलर हैं माशाअल्लाह, और अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि चौथे टर्म का जब काउंसिलर बने तो वो खास करके उन तमाम लोगों को भी इसी मंच में बुला करके दावत दे जो इनके बारे में पीछे बुरा बोल करके अपनी रोटी खाने का काम कर रहे हैं, रोटी खाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने देखा है इसी केला बागान में पहले क्या हालत था और आज क्या हालत है। हमारे यहां बगल में ही ननियाल है, हमारे नानी का घर है हमारा, हम इसी अंचल में आते रहे। तो पहले क्या माहौल था और आज क्या माहौल है ये केला बागान के अवाम जानते हैं। मैं कह रहा था ना कि भाई पर्सनल कोई किसी के लिए नहीं करता कि भाई हम पार्टी करते हैं तो मेरे लिए हम फिरहाद हकीम का जिंदाबाद करते हैं, ममता बनर्जी का जिंदाबाद करते हैं, तो मेरा घर में अलग से जाकर के राशन नहीं दिया जाएगा, बल्कि राशन हमारे लिए भी फ्री है, बंगाल के 10 करोड़ लोगों के लिए भी फ्री है। अगर 5 लाख का मेडिक्लेम जसीम भाई के घर के लिए भी है तो आप तमाम 39 नंबर वार्ड के तमाम लोगों के लिए। ये होता है पार्टी। और लोग इस वार्ड में कुछ है जो कांग्रेस करते हैं या सीपीएम कर रहे हैं। देखिए हम लोगों को तो मालूम था, हमारे नेत्री को भी मालूम था कि इस वार्ड में
सीपीएम जब जा रहा था, कब्र में जा रहा था या जाने वाला था, तो हम लोगों को मालूम था कि किसको ले लेना है, जो लोग कब्र को और धंसाने का काम करेगा। तो जसीम भाई को हम लोग पहले ले लिए थे, हमारा पार्टी पहले नजर ले लिया था, भाई जसीम भाई को लो। इस वार्ड में अगर सीपीएम को, कांग्रेस को कब्र में डालना है तो भैया जसीम भाई को लो। आज जसीम भाई अल्हम्दुलिल्लाह जब से यहाँ है तब से हमारा पार्टी का गिराफ कहां है, देखिए। देखो भाई, हमको जसीम भाई ना रुपया दिया है, ना बिरयानी दिया है, कुछ नहीं दिया है, और हम लालच में बोलते भी नहीं है। जो बोलते हैं खुलेआम बोलते हैं, जसीम भाई का तरह। आखिर उनके ही छोटा भाई है भाई, खुलेआम बोलते हैं। और बेशक अगर डरते हैं तो सिर्फ परवरदिगार से डरते हैं, किसी के बाप से हम लोग डरने वाले लड़का नहीं। पार्टी करते हैं क्योंकि 10 लोगों का भला कर पाए। आज जैसे जसीम भाई करते हैं, इस वार्ड में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सीनियर नौजवान, हमारी मां और बहनें जो भी हमारी आवाज को सुन रही हैं। आपको पहले समझना हो कि हम अपना अगर वोट को बर्बाद करते हैं, यह हालांकि वोट का मंच नहीं है, फिर भी ये बात बोल रहा हूं क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे भाई, हमारी बहनें जो यहाँ से मीडिया के लोग हैं, सब माशाल्लाह जिम्मेदार लोग हैं। इनको व्यू बढ़ाने का जरूरत नहीं है, इनका व्यू बढ़ा रहता है। तो सच्चाई को दिखाने की ये लोग कोशिश करते हैं। और देखिए, हर सिक्का का दो पहलू तो है जिंदगी में, सही और गलत। आप किसी के बारे में बुरा बोल दीजिए, बहुत आसान है, मगर आपको जानना होगा कि सामने वाला इंसान बुरा है कि नहीं। बीइंग ए मुस्लिम, हम लोग जो मुसलमान घर के बच्चे हैं, हमारे ऊपर डबल जिम्मेदारी होता है, क्योंकि ये हमारा धर्म सिखाता है कि भाई किसी के बारे में अगर आप गिबत करके भी निकल जाइएगा, यहां तो बच जाइएगा, मगर भाई कमर में डंका मारने को रेडी रहेगा बिच्छू। ये समझना होगा, ये समझना होगा। और देखिए, इस वार्ड के जितने भी लोग हैं, सबका 700 साथी कार्ड है, सबका लक्ष्मी भंडार है। जो लोग कांग्रेस करते हैं, सीपीएम करते हैं, उनका भी घर के लोग हमारे पार्टी के लोगों से, हमारी नेत्री ममता बनर्जी से फायदा ले रहे हैं। हाँ, अब क्या है, बी टीम का काम, भाई कह रहे थे अभी, एक बी टीम का रोल रहता है। बी टीम का रोल रहता है, क्या होता है, अब जिसको नया नया पंजाबी पहनने का शौक है, नया नया पंजाबी तो ये वार्ड में, माने पंजाबी तो हम लोग सभी पहनते हैं, मगर नेता वाला पंजाबी इस वार्ड में जसीमुद्दीन छोड़ करके दूसरा लोगों को इस वार्ड के लोगों ने नहीं पहनाया। अब कोशिश कर रहे हैं कि भाई जसीमुद्दीन साहब की तरह बन के हम भी पंजाबी पहने, 4 लोग हमको भी सलाम करें। बेचारा बिरयानी भी खिला रहा है, घर में फल भी पहुंचा रहा है। इस वार्ड के 2-4 नौजवान बच्चे हैं जो कांग्रेस करते हैं, वो भी हमसे कभी कभी बातचीत करते हैं तो बोलते हैं, हम बोलते हैं, अबे तुम लोग जसीम भाई का छोड़ करके तुम लोग कांग्रेस ये सब का है। बोले भाई बुरा नहीं मानिएगा, एक बात बोलेंगे। मतलब बोलो, कोई बात नहीं है। बोले भाई कभी कभी कुछ कुछ मिल जाता है भाई, जसीम भाई तो कुछ कुछ मांगेंगे तो जसीम भाई नहीं देगा ना। मतलब क्या नहीं देगा, हमको बताओ, हम जसीम भाई को बोलेंगे कि भाई काहे नहीं दीजिएगा आप, तो क्या चाहिए। बोले भाई थोड़ा खर्चा पानी। हम बोले ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये बोलेंगे तो बड़ा दोनों गाली हम भी सुनेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी का सैनिक काम से पछाना जाता है, खर्चा और पानी से पछाना नहीं जाता, नहीं पछाना जाता। तो भाई देखिए, रात खत्म होगा अगर हम जसीम भाई के बारे में बोलना शुरू करें। और देखिए, हम इनका दलाली करके नहीं बोल रहे हैं, बल्कि वो करते हैं 365 दिन इसी वार्ड के लोगों के लिए। इसीलिए ये बात को रखना जरूरी है। जसीम भाई को सभी प्यार करते हैं। एक दिन इनसे हम पूछा, आपका लाइनअप तो हर नेता से बहुत अच्छा है। एक दिन हम इनको बोला, जैसे हम लोग बॉबी दा के लिए हटकम रहते हैं, मगर इनको देखा है सुदीप दा भी इनको बहुत प्यार करते हैं, इनको बॉबी दा भी बोलते हैं, सबाजी छोटा भाई है मेरा जसीम। हम बोला, अरे तो साला सुदीप दा का सिंह भी रहते हैं। इधर विवेक गुप्ता ये बोलते हैं जसीम भाई बहुत अच्छा आदमी है। आखिर वजह क्या है, इतना सारा नेता को फेवरेट होना भाई बहुत बड़ा बात है, आखिर वजह क्या है। एक दिन हम इनसे पूछे तो बोले, देख बाबू, इनका तो बोली ऐसे ही एकदम खर्रा बोलते हैं, देखो बाबू दुआ कमाओ, सब दुआ कमाओ। दुआ अगर कमाते हो तो तुमको हर नेता प्यार करेगा, हर वो अवाम प्यार करेगा, अगर आपके अंदर अच्छा काबिलियत है और आप इंसान अच्छे हैं तो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये देखता हूं कि आज जो भी लोग हैं हमारे पार्टी के, जितने भी लीडर हैं, सारे लोग जसीम भाई को प्यार करते हैं, तो वो सिर्फ उनके बिहेवियर के वजह से, उनके अच्छे इखलाक के वजह से और उनके काम करने के तरीके की वजह से। मेरा भाई का एक डायलॉग था कि केला बागान में वो कचरा का ढेर, हमको अभी भी याद है। इलेक्शन में खास करके जसीम भाई का ये बात को हम लोग सुनते हैं, जो सच्चाई है। केला बागान के जो लोग वो खास करके इस बात को जानते हैं कि आज जो माहौल केला बागान में, इनके खिलाफ हम गौर किए हैं। कुछ कुछ ऐसा वार्ड है जिस वार्ड में ज्यादातर ऐसे लोग को पैदा किया जा रहा। क्यों?
क्योंकि यहां से लीड ज्यादा मिलता है, और जहां से लीड ज्यादा मिलता है वहां से ममता बनर्जी ज्यादा स्ट्रांग होती है। यही कोशिश किया जा रहा है। आज 39 नंबर वार्ड में देखिएगा, कहीं ना कोई सोसा होता रहेगा, 2-4 आदमी उठेगा, कोई वहां से सुरसुरी दे देगा, कोई वहां से दे देगा, मगर ये सारे लोग बरसाती मेढक की तरह काम करते हैं। बारिश आया है, इलेक्शन आ रहा है, नहीं रहेंगे हम। हो सके यहां भी एक छोटा मोटा मंच बना ले, क्योंकि इनको मिलता है पैसा। कहां से मिलता है? अब तो कांग्रेस में दम रहा नहीं, कांग्रेस तो खर्चा करेगा नहीं, सीपीएम में दम रहा नहीं, ये लोग सारे तो खत्म हो गए, मगर अब ये लोग बीजेपी के सारे पर काम करेंगे। आज आपको मालूम होगा कि ये 21 जुलाई हम लोग मना रहे हैं, हमारे सीनियर यहां जो बैठे हैं, आखिर वजह क्या था, क्या वजह था? और 21 जुलाई के बाद से ही तृणमूल पार्टी बना, तो क्यों बना? यही कांग्रेस की वजह से, यही कांग्रेस की वजह से। उस टाइम ममता बनर्जी कांग्रेस में थी, हमारे पार्टी के तमाम लीडर कांग्रेस कर रहे थे, मगर उन्होंने देखा कि कांग्रेस जो है सिर्फ सीपीएम की दलाली कर रही है, दलाली कर रही है। हर तरफ मारकाट का माहौल चल रहा है, गुंडामो आम हो गया है, नाम जो है काम के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है। उस वक्त ममता बनर्जी ने देखा कि अब बंगाल में एक नई पार्टी का गठन करना होगा, जो बंगाल से ऐसे तमाम ताकतों को खत्म कर देगी। आज वही हुई। 2011 से बंगाल में सरकार आया है। आज हम लोग गर्व से कहते हैं कि हाँ, बंगाल के रहने वाले लोग हैं, खास करके माइनॉरिटी के रहने वाले लोगों को। देखिए, मुसलमानों को ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं किसी भी सरकार से, हम ये जिम्मेदारी के साथ कहते हैं स्टेज के ऊपर से। मुसलमानों को, बंगाल के रहने वाले मुसलमानों को किसी भी सरकार से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिवाय एक का कि रहने दो, अपने हिसाब से जिंदगी को जीने दो, और आप भी जियो और हम भी जिए। यही नारा के साथ हर माइनॉरिटी लोग चाहता है। हमारे बंगाल के रहने वाले बंगाली भाई भी यही चाहते हैं, हमारे हिंदू भाई भी यही चाहते हैं। बंगाल के जो लोग, चाहे वो हिंदी भाषाभाषी हो, चाहे बंगाली भाषाभाषी हो, उनका एक ही नारा रहता है कि भाई हम बंगाल के लोग अमन और शांति में रहते हैं। आज यूपी में क्या माहौल है? आप अभी जसीम भाई कह रहे थे ना, एनआरसी के नाम में ही तो किया जा रहा है, वोट कटुआ का चक्कर भी एनआरसी का टारगेट है। यहां भी माहौल बन रहा है कि इलेक्शन से पहले यहां भी किया जाएगा, बाप दादा का डॉक्यूमेंट लाएगा, मगर कुर्बान जाओ ममता बनर्जी के ऊपर, जिन्होंने अभी भी कहा है कि ये बंगाल है, इसे हम गुजरात और यूपी बनने नहीं देंगे। वकफ के लेकर के जो लोग आवाज उठा रहे थे, ममता बनर्जी क्या कर रही है, ममता बनर्जी क्या कर रही है, मेरे भाई, ये वही ममता बनर्जी है कि जब एनपीआर के नाम पर जनगणना शुरू किया गया था, तो ममता बनर्जी ने सबसे पहले असेंबली में बिल पास करके कहा था कि कहीं भी एनआरसी हो, मगर बंगाल में हम होने नहीं देंगे। वकफ के खिलाफ में भी बिल लाया गया। अरे भाई, सच्चाई तो बताओ। इनको लगता है कि ये जो बोल देंगे वो सब सच मान जाएगा। अभी के लोग बड़े पढ़े लिखे हो गए, समझदार हो गए। खास करके केला बागान के मैं तमाम लोगों से कहूंगा कि आप लालच में किसी का मत चल जाइएगा। नौजवानों को कह रहा हूं, जो 4-5 लोग भटक करके कांग्रेस करने के चक्कर में जाते हैं कि भैया हमको अलग से कुछ मिल जाएगा, थोड़ा खाल पानी मिल जाएगा, थोड़ा तोड़िंग मिल जाएगा, मीटिंग में लालच देके बुलाया जा रहा। हमको तो नहीं लगा, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, टाइम तो 12 बज गया है, और ना देख रहे जसीम भाई, ना बिरयानी का डब्बा रखा है, ना कुछ रखा, फिर भी लोग 12 बजे तक बैठे हैं, क्योंकि 39 नंबर के लोग जसीमुद्दीन साहब को प्यार करते हैं, जो कह रहे हैं कि रात तक भी मीटिंग चलेगा, हम बैठेंगे, हमको बिरयानी नहीं बल्कि जसीमुद्दीन का प्यार और उनका काम चाहिए। देखिए, रात में आके सलाम करके जा रहे हैं। ये 39 छोड़ के और कहीं पॉसिबल है? 12 बजे रात में हमारा हिंदू भाई आकर के सलाम करके जा रहा है, क्योंकि जसीम भाई का प्यार ये होता है। काउंसिलरशिप करना ये होता है। 2-4 लोग जो लालच में जा रहे हैं, मैं उनको बोलता हूं, कान खोल करके सुन लो। जसीम भाई के पास बहुत ऑप्शन था तुमको टाइट देने का, मगर ये ममता बनर्जी के सैनिक है, काम से लोगों का दिल जितना जाते हैं, डरा और धमका करके नहीं, क्योंकि ये जसीमुद्दीन है। ज्यादा देर नहीं बोल करके फिर मौका मिला जाएगा, फिर बोला जाएगा, क्योंकि बोलते शुरू करेंगे तो रात हो जाएगा। यहाँ का लोग भी, मैं देख रहे जसीम भाई, ये आप ही का प्यार है, एक भी लोग जल्दी उठ नहीं रहे। हम देखा 2-3 आदमी उठा भी तो बगल से मेरा कुछ लेकर वापस बैठ गए कि गला तर करते रहेंगे, रात भर सुनना है। ऐसे लोग हैं 39 नंबर वार्ड के। और अल्लाह का शुक्र है
कि आप लोगों के बीच से हमारे भाई को, ऐसे लोगों को काउंसिलर बनाया गया है जिनका प्यार आपके लिए 365 दिन वही एक्टिव। रात का 2 बजे भी फोन करने से जसीम भाई का रिप्लाई आ जाता है। अरे यही तो चाहिए काउंसिलर भाई, अलग से कुछ मिल जाएगा इसका चक्कर में जाकर के 2-4 वोट खराब करके, 200-500 वोट को खराब करके आप जसीमुद्दीन साहब से नहीं बल्कि आप अपने आप से, अपने जमीन से गद्दारी कर सकते हैं। ये बात को समझना होगा। मैं इसी के साथ अपनी बातों को खत्म करूंगा और मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि हम लोग सब मिल करके हमारे बड़े भाई जसीमुद्दीन साहब के हाथ को मजबूत करेंगे और इनके साथ हम लोग 21 तारीख को धर्मतल्ला में जाकर के अपने नेत्री की बात को सुनेंगे। मैं इसी के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं। धन्यवाद, शुक्रिया। और शुक्रिया मैं सदर साहब से कहूंगा, सबका शुक्रिया। बस मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए आज का प्रोग्राम यहीं पर खत्म किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम।